इस चौंका देने वाली कहानी की शुरुआत होती है हार्पर नाम की एक लेडी को दिखाते हुए, जो कि लंदन में अब अकेले ही रहा करती थी। हार्पर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी होती है, इसीलिए वो लंदन से निकलकर पास ही वाले एक गांव में अपनी छुट्टियां मनाने के लिए चली गई थी। हार्पर सीधा ट्रेवल करते हुए एक छोटी सी सिटी के पास आती है जहां पर कई सारे घर मौजूद थे। उसने तो उन्हीं में से एक घर को रेंट पर ले लिया था जहां पर वो अपनी वेकेशन एंजॉय करेगी। अब हार्पर वहीं पर मौजूद एक बड़े से सेब के पेड़ के नीचे आ जाती है। हार्पर ने तो उस जगह पर मौजूद एक एप्पल को निकालकर खाने भी लगी थी, जिससे कि उसे अच्छा फील होता है और अब वो सीधा मकान मालिक जिसका नाम जेफरी होता है उसके पास आ जाती है। जेफरी हार्पर को अपना पूरा घर दिखाता है जहां पर वो पूरे एक हफ्ते के लिए रहने वाली थी। साथ ही साथ वो हार्पर का पूरा सामान गाड़ी में से यहाँ पर लेकर आता है। जेफरी ने हार्पर को कह दिया था कि आप यहीं पर आराम से रह सकती हो और आपको किसी भी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी तो मुझे बोल देना, या फिर आप मेरे घर पर भी आ सकती हो जो थोड़ी ही दूरी पर है। हार्पर इस बात के लिए धन्यवाद करती है और कहती है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है। तभी जेफरी हार्पर से ये सवाल पूछता है कि ये रूम आपके हस्बैंड के नाम से बुक हुआ था, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तो क्या वो नहीं आए हैं? हार्पर इस बात से थोड़ा सा उदास हो गई और वो कहने लगी कि मैं अब अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती। ये बात सुनकर जेफरी को भी समझ में आ गया था कि शायद उन दोनों के बीच कुछ तनाव का माहौल चल रहा है, इसीलिए वो और ज्यादा सवाल ना पूछते हुए वहां से चला जाता है। अब हार्पर उसी रूम में बैठकर अपनी दोस्त से वीडियो कॉल पे बातें कर रही थी। वो तो उसे बताती है कि ये जगह कितनी ज्यादा शांत है और कितनी सुकून वाली है, लेकिन तभी अचानक उसके फोन में कुछ अजीब से वाइब्रेशन होते हैं और उसकी फ्रेंड का जो वीडियो कॉल था वो एक जगह पर स्टक हो गया था। तभी अचानक हार्पर नोटिस करती है कि उसके मोबाइल में कुछ अजीब तरीके के आदमी का फोटो आ रहा है, लेकिन अगले मोमेंट में वो फोटो एकदम क्लियर हो जाती है और उसके दोस्त की वीडियो देखने लगती है। एक समय के लिए हार्पर को समझता ही नहीं कि आखिर ये क्या था, फिर भी वो इसे एक ग्लिच समझकर भूल जाती है और इसे एक नॉर्मल बात ही मानती है। हमें अब यहाँ पर एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम जेम्स था। दरअसल ये तो हार्पर का ही हस्बैंड होता है। उन दोनों ने जब हाल ही में शादी की थी तो दोनों के बीच काफी मुठभेड़ होने लगी। दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए और अब एक साथ नहीं रहना चाहते थे, पर जेम्स तो हर बार हार्पर से रिक्वेस्ट करता है कि वो वापस आ जाए, क्योंकि गॉड के सामने शादी करते हुए उन दोनों ने ये कसम ली थी कि वो एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। पर हार्पर पता नहीं किसी रीजन से काफी परेशान थी, इसीलिए उसने जेम्स को छोड़ने का डिसाइड कर लिया। हार्पर को जेम्स की बात अभी भी याद आती है कि वो कहता था कि अगर तुम चली गई तो मैं सुसाइड करके मर जाऊंगा। हार्पर यही बातें सोचकर काफी दिमाग खराब कर लेती है, इसीलिए वो तुरंत ही घर के बाहर घूमने के लिए आ गई। वो चारों तरफ ग्रीनरी देखकर थोड़ा सा अच्छा फील करती है और अब तो थोड़ी देर में बारिश भी होने लगी थी। वो सारी नेचर की चीजों को एंजॉय करती है और उस जगह को एक्सप्लोर भी करती है। अब हार्पर चलते चलते एक बहुत ही बड़ी टनल के पास पहुंच गई। उस टनल के अंदर जब वो आवाज दे रही थी तो वही आवाज उसे वापस सुनाई दे रही होती है। इस बात से हार्पर को काफी मजा आता है और वो अंदर जाकर गाना भी गाने लगी। वो ये मोमेंट को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रही थी, लेकिन तभी अचानक हार्पर देखती है उस टनल की दूसरी तरफ से एक दूसरा आदमी उसका पीछा कर रहा है। वो इस बात से काफी डर गई और उस जगह से दूर भागने लगी। उसे समझता ही नहीं कि वो इस कंडीशन में क्या करे। फिर भी वो आगे की तरफ बढ़ती है जहाँ पर उसे एक और टनल दिखाई देता है, पर वो बंद था। अब बिना कुछ सोचे समझे वो ऊपर की तरफ चलने लगी जहाँ पर एक छोटा सा उसे गाँव भी मिलता है। वो गाँव पूरी तरीके से खाली था और वहाँ के घर एकदम अबेंडन थे। जैसे लग रहा होता है कि यहाँ की पूरी जनसंख्या एक साथ ही जगह छोड़कर कहीं चली गई है। हार्पर को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए वो वापस अपने रूम में जाना चाहती थी। हार्पर तुरंत ही वहां से जाने से पहले अब उस अबेंडेंट गांव की कुछ फोटोज निकाल लेती है ताकि वो अपने दोस्तों को बता सके कि ऐसी भी जगह यहाँ मौजूद है। हार्पर ने जैसे ही फोटो क्लिक किया तभी वो नोटिस करती है कि उसके सामने कोई आदमी मौजूद है जिसने कि बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने थे और वो लगातार हार्पर को घूरता ही जा रहा था। इस बात से हार्पर काफी चौंक जाती है और वहां से तुरंत ही भागने लगती है। वो जल्द से जल्द अपने रूम के अंदर पहुंच गई और बाथटब में जाकर नहाने लगी। अब हार्पर को कुछ समय बाद अपने हस्बैंड जेम्स की याद आ रही होती है। उसे याद होता है कि जेम्स ने कहा था कि अगर मैं उससे दूर गई तो वो सुसाइड कर लेगा। जेम्स ने सुसाइड करके कुछ समय पहले आत्महत्या कर ली थी। इसी बात से हार्पर काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और वो यहाँ पर दिमाग रिलैक्स करने के लिए वेकेशन पर आई थी। अब हमें यहाँ एक शॉकिंग चीज दिखाई जाती है कि वो आदमी जिसने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने थे वो हार्पर का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच चुका है और उसके गार्डन में चक्कर लगा रहा है उसे देखते हुए। हार्पर तो अपने दोस्त के साथ आकर वीडियो कॉल पर बातें करने लगी।
हार्पर की दोस्त कहती है कि मुझे तुम्हारा ब्यूटीफुल कमरा देखना है, इसीलिए अब हार्पर वीडियो कॉल को चारों तरफ घुमाने लगती है और अपना घर दिखाती है। लेकिन तभी हार्पर की नजर उसी आदमी के पास गई जिसने कपड़े नहीं पहने थे और वो उसके पेड़ों से फल तोड़ रहा था। इस बात से हार्पर काफी ज्यादा डर गई और उसने तुरंत ही पुलिस वालों को कॉल कर दिया। पुलिस वालों को वो बताती है उस आदमी के बारे में और वो उसका पीछा करते हुए अब घर तक भी पहुंच चुका है। पुलिस वाले हार्पर को कहते हैं कि हम जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंच रहे हैं, तुम सिर्फ अपने आप को सेफ रखो। अब हार्पर नोटिस करती है कि वही अनजान आदमी अब दरवाजे के पास आ चुका है और दरवाजा ओपन होने के कारण वो तुरंत ही उसे बंद करने के लिए चली गई। हालांकि हार्पर दरवाजा तो बंद कर देती है, लेकिन लेटर वाले एरिया के यहाँ से वो आदमी हाथ डालकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। हार्पर को ये सारी चीजें इतनी ज्यादा डरावनी लगती हैं कि वो जल्द से जल्द कमरे के अंदर भागकर खुद को बंद कर लेती है। अब यहाँ हमें थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जा रहा था जब हार्पर और जेम्स एक दूसरे के साथ थे, लेकिन हार्पर को अब बिल्कुल भी मन नहीं करता था जेम्स के साथ रहने का उसके बिहेवियर की वजह से। इसीलिए जेम्स अपने फ्रेंड से चैट कर रही थी कि मुझे अपना हस्बैंड बिल्कुल पसंद नहीं और मैं उससे डाइवोर्स करना चाहती हूँ। लेकिन उसी समय जेम्स हीट ऑफ द मोमेंट में वहां पर आता है और हार्पर की वो मोबाइल लेकर चैट्स पढ़ने लगता है। जेम्स को ये सारी बातें बिल्कुल भी नहीं पसंद आती और वो हार्पर को काफी डांटने भी लगा था। जेम्स ने तो इन सारी चीजों से बहुत ही गुस्सा होकर अपनी वाइफ के ऊपर हाथ उठा दिया, जिससे कि हार्पर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और उसने जेम्स को अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब ये सारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है जब पुलिस वहां आकर उस अजीब तरीके के आदमी को पकड़ लेती है। पुलिस वाले भी काफी हैरान थे कि इस तरीके से कैसे कोई बिना कपड़ों के यहाँ से वहां घूम सकता है। उस पागल आदमी को पकड़कर हिरासत में ले लिया गया था। अब एक पुलिस ऑफिसर हार्पर से पूछताछ कर रही होती है कि आखिर ये आदमी तुम्हारा कब से पीछा कर रहा था। हार्पर उन्हें सब कुछ बताती है कि जब वो फॉरेस्ट के अंदर घूमने के लिए गई थी तो ये आदमी उसे एक अबेंडेंड गांव में मिला था जो कि लगातार उसका पीछा करने लगा। लेकिन अब वो पुलिस ऑफिसर कहती है कि तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि उसे हिरासत में ले लिया गया है। इसके आगे भी अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो तो तुम हमसे कनेक्ट कर सकती हो। हार्पर भी अब थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है। अब हार्पर अपने उसी फ्रेंड को कॉल करके सारी चीजें बता रही थी कि उसके साथ क्या हुआ। वो सिर्फ इतना कहती है कि भले ही ये गांव बहुत ही ज्यादा अजीब है पर यहाँ पे काफी ज्यादा शांति मिल रही है और यहाँ का नेचर का एनवायरनमेंट भी काफी अच्छा है। अब हार्पर सीधा वहाँ से ट्रेवल करते हुए एक चर्च के पास पहुंच गई। चर्च के अंदर जाने के बाद वो प्रेयर करने वाली जगह पर एक अजीब तरीके का स्ट्रक्चर देखती है जो काफी ज्यादा एंटीक था। हार्पर तो उसी जगह पर बैठकर अपने मरे हुए हस्बैंड के लिए प्रे करने लगी क्योंकि उसे काफी याद आ रही होती है। तभी हमें वो मोमेंट दिखाया जाता है जब जेम्स ने हार्पर के ऊपर हाथ उठा दिया था और हार्पर उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। हालांकि जेम्स अपनी उस बर्ताव के लिए माफी भी मांग रहा होता है, लेकिन हार्पर ने उसकी एक नहीं सुनी और वहाँ से चले जाने के लिए कह दिया। ये वही मोमेंट होता है जब जेम्स ने उदास होकर सुसाइड कर लिया और आज हार्पर इन सारी चीजों को भुलाने के लिए इस जगह पर आई है ताकि वो इस पूरे सदमे को भुला पाए। वो तो इस बात से काफी ज्यादा रोने लग जाती है और खुद को ही दोष देती है। हार्पर जब उस चर्च के अंदर रो रही होती है तो वहाँ एक फादर आ जाते हैं जो उससे सारी बातें पूछने लगे थे। वो जैसे ही फादर को सारी बातें बताकर बाहर निकलती है तो उसे एक लड़का दिखाई देता है जिसने की एक लेडी का मास्क लगा कर रखा था। वो बच्चा हार्पर को देखते ही कहता है कि क्या तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगी, लेकिन हार्पर का मन अभी बहुत ही ज्यादा उदास था इसीलिए वो इस बारे में मना कर देती है। फादर भी उस समय पर उस जगह पर आ चुके थे। तब जाकर वो लड़का गुस्से में कहता है कि मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। साथ ही साथ उसने अपना मास्क पहना और उन दोनों को गलत बात कहते हुए वहां से चला गया। फादर यहाँ पर हार्पर को समझाते हैं कि जरूर उस लड़के के साथ कुछ न कुछ बुरा हुआ होगा इसीलिए उसका मूड ऑफ है। लेकिन अब फादर हार्पर को कंफर्टेबल करते हुए कहते हैं कि तुम मुझे सारी बातें सच सच बता सकते हो, मैं उल्टा तुम्हारी मदद करूंगा उन सारी चीजों से आगे बढ़ने के लिए। हार्पर ने फादर को बिठाकर सारी बातें बताई कि कैसे उसकी एक गलती के कारण उसके हस्बैंड की मौत हो गई। वो तो मुझसे माफी मांगने की भी कोशिश कर रहा था लेकिन मैंने ही किसी की नहीं सुनी और उसे वहां से भेज दिया, जिसके बाद मेरे हस्बैंड जेम्स ने खुदकुशी कर ली। वो फादर उसे समझाने लगे कि हस्बैंड कभी कभी हाथ उठा देते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी वाइफ से प्यार नहीं करते। जिसके बाद फादर हार्पर से पूछने लगी कि आखिरकार असली रीजन क्या था तुम्हारे हस्बैंड से दूर जाने का। हार्पर सिंपली ये कहती है कि मुझे कुछ समय के लिए आजादी चाहिए थी। मैं इस रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि हार्पर उसे प्रॉपर टाइम भी नहीं देता था, क्योंकि जेम्स उसे प्रॉपर टाइम भी नहीं देता था। और यही रीजन होता है कि अपने हस्बैंड के मरने के बाद वो इस जगह पर चली आई जिससे कि उसका दिमाग थोड़ा सा ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ हार्पर नोटिस करती है कि फादर हर बार जेम्स का ही साइड ले रहा है। वो तो ये कहने लगे थे कि इसमें सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से जेम्स मारा गया और इसकी गुनहगार तुम हो। हार्पर को इससे थोड़ा गुस्सा आता है इसीलिए वो फादर को वहीं पर छोड़कर दूर चली गई थी।
अब उसके जाने के बाद हमें फादर को दिखाया गया जो कि बहुत ही अजीब तरीके से हार्पर की बैठी हुई जगह को टच कर रहा था, जैसे कि उसके अंदर कोई अजीब तरीके की भावना जाग रही हो हार्पर के लिए। अब हमें वही बिना कपड़े वाला अनजान सा आदमी दिखाया जाता है जिसे कि पुलिस वालों ने आजाद कर दिया था क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होता और उसे दिमागी बीमारी होने के कारण उसे छोड़ना ही पड़ा। वो अनजान सा आदमी एक गुफा में आकर अपने बॉडी को टच करने लगता है और उसे नुकसान भी पहुंचाता है, पर ऐसा आखिर वो क्यों कर रहा था और हार्पर के साथ उसका क्या रिलेशन है ये हमें थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। अब हार्पर थोड़ी रात के समय एक बार में आ जाती है जहाँ पर कुछ ड्रिंक्स पी रही थी। उस जगह पर तो जेफरी भी मौजूद था और उसके साथ साथ कुछ लोग भी होते हैं जो कि लगातार हार्पर को गलत नजर से घूरते जा रहे थे। वहाँ पर तो एक पुलिस ऑफिसर भी आता है जो कि प्रीवियस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। उस पुलिस ऑफिसर ने हार्पर को बताया कि तुम्हारे रेंटल अपार्टमेंट में कोई और आदमी घुस गया था जिसे कि हमने पकड़ लिया है, पर अब उसे आजाद करना पड़ा। ये वही बिना कपड़े वाला आदमी होता है जो कि हार्पर के पीछे इतने दिनों से लगा था। हार्पर तो बहुत ज्यादा चौंक गई कि आखिर आप लोग उसे आजाद कैसे कर सकते हो, वो हम सबके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन इंस्पेक्टर साफ साफ कह रहा था कि उसके खिलाफ हमें कोई सबूत नहीं मिले और वो दिमाग से पागल है, इसीलिए हमें छोड़ना पड़ा। हार्पर को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक तरीके से काफी डरा हुआ भी महसूस कर रही थी। ड्रिंक पीने के बाद वो तो वहाँ से अपने रेंटल अपार्टमेंट की तरफ निकल जाती है, लेकिन हार्पर ने नोटिस किया कि उसके पीछे कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं जो कि उसे बार में ही मिले थे। वो बहुत ही ज्यादा डरते हुए सीधा अपने अपार्टमेंट के अंदर चली गई। हार्पर तो अपने फ्रेंड को सारी बातें बताती है कि कैसे ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पर रहने के लिए। तभी हार्पर के फ्रेंड ने उसे समझाते हुए कहा कि मैं वहाँ पर आ रही हूँ, मुझे तुम अपना एड्रेस भेजो जिससे कि हम दोनों वहाँ रहकर काफी इंजॉय करेंगे और साथ ही साथ अगर कोई हमें परेशान भी करने आएगा तो मैं उसे जान से मार दूंगी। हार्पर को लग रहा था कि उसकी फ्रेंड मजाक कर रही है, इसीलिए वो जैसे ही एड्रेस बताने गई तभी उसका नेटवर्क खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो अपना एड्रेस अपनी फ्रेंड को टेक्स्ट कर देती है। लेकिन अब दूसरी तरफ से उसकी फ्रेंड का रिप्लाई आता है कि मुझे तुम्हारा एड्रेस पता है और वो लास्ट में वही गाली लिखती है जिसे कि उस छोटे बच्चे ने हार्पर को दिया था। हार्पर को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये अचानक चीजें हो क्या रही हैं। तभी उसकी नजर पड़ी गार्डन में जहाँ पर वही इंस्पेक्टर खड़ा हुआ था। हार्पर तुरंत ही पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाकर पूछने लगी कि आखिर आप यहाँ पर आधी रात को क्या कर रहे हो। वो पुलिस इंस्पेक्टर कुछ बोलता नहीं है, लेकिन अब अगले ही मोमेंट में अचानक वो इंस्पेक्टर वहाँ से गायब हो चुका था। हार्पर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ऐसा कैसे हो गया। वो बड़ा सा पेड़ जिसके ऊपर एप्पल सूखते थे वो लगातार गिरने लग जाते हैं और अब अचानक हार्पर को जो बार में आदमी घूर रहा था वही उसके घर के सामने आकर उसका पीछा करने लगता है। हार्पर तुरंत ही अपनी जान बचाकर अपार्टमेंट के अंदर आकर चली गई। वो सारे दरवाजे बंद कर देती है और एक कोने में जाकर छुप जाती है, लेकिन अब पूरे अपार्टमेंट की इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और अब ऐसा लगता है कि घर के अंदर कोई घुस चुका है और उसने खिड़की भी तोड़ दी है। हार्पर ने तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक नाइफ उठा लिया जिससे कि कोई भी उसके पास आएगा तो वो उसे जान से मार देगी। अब वो एक दरवाजे के पास चली गई जिसे कि बाहर से कोई खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब दरवाजा ओपन होता है तो उसके ठीक पीछे जेफरी था। जेफरी हार्पर के हाथों में चाकू देखकर पूछ रहा होता है कि आखिर ये तुम क्या कर रही हो, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है और मैं तुम्हारी आवाज सुनकर ही यहाँ पर आया था। हार्पर बहुत ज्यादा डरते हुए बताती है कि किचन में कोई घुस चुका है। जेफरी जब वहाँ जाकर देख रहा था तो खिड़की तोड़कर एक कौवा अंदर आया था, इसके अलावा और कोई वहाँ पर मौजूद नहीं होता। लेकिन हार्पर कह रही थी कि कोई तो घर के बाहर मौजूद है जो मेरा पीछा कर रहा है। जेफरी ये भी चेक करने के लिए अब उसे लेकर घर के बाहर चला आया। जेफरी लगातार ढूंढ तो रहा होता है, लेकिन अब एक बार इलेक्ट्रिसिटी फिर से चली गई और थोड़ी देर में ही जब इलेक्ट्रिसिटी वापस आती है तब जेफरी भी वहाँ से गायब हो चुका था, जिसे देखकर हार्पर तो अब काफी शॉक हो गई। उसका दिमाग तो काफी चकरा रहा होता है और अब जिसका डर था वही हुआ। वो खतरनाक आदमी जिसने की कपड़े नहीं पहने थे वो अब हार्पर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। वो पागल आदमी तो अब हार्पर का पीछा करने लगा था, जिससे कि हार्पर डरते हुए घर के अंदर चली गई। लेकिन उस आदमी ने हार्पर को चोट न पहुंचाते हुए अंदर हाथ डाला और उसे टच करने के लिए कहा। हार्पर अब पता नहीं कुछ समय के लिए एकदम हिप्नोटाइज टाइप की हो जाती है और वो भी उस आदमी के हाथों पर हाथ रख देती है, जिससे कि अब उसने हार्पर के हाथों को पकड़कर खींचना स्टार्ट कर दिया था। हार्पर को काफी पेन हो रहा होता है, इसीलिए उसने अपने दूसरे हाथ में मौजूद चाकू लेकर उस अनजान आदमी के हाथ को पूरी तरीके से काट दिया।
पर चौंकाने वाली बात ये होती है कि इन सारी चीजों से उस आदमी को जरा भी दर्द नहीं होता। उसने तो अपना हाथ खुद ही अलग कर दिया और बाहर की तरफ चला गया। अब हार्पर काफी ज्यादा डर कर किचन में आती है तो वहाँ पहले से ही वही अनजान बच्चा बैठा हुआ था जिसने कि हार्पर को पहले खेलने के लिए बोला होता है। हमें दिखाया गया कि उस बच्चे का भी एक हाथ कटा हुआ था जैसे कि वही बाहर मौजूद होता है। बच्चे ने तो कहा कि मैंने तो सिंपली तुम्हें खेलने के लिए कहा था, लेकिन तुमने मुझे चोट पहुंचा दी और इसके बाद मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हार्पर फिर भी अपने हाथ में चाकू लेकर उससे दूर जाती है और एक कमरे में खुद को बंद कर लेती है। पर अब उसने देखा कि कमरे के अंदर पहले से ही वो फादर मौजूद हैं जिसके हाथ पर भी खून का निशान था। अब वो फादर हार्पर के पास आकर उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हार्पर ने चाकू की मदद से उसे डैमेज देते हुए वहां से भागने लगी। वो तुरंत ही अपने कार के अंदर बैठ जाती है और फुल स्पीड में उसे घर से दूर भगाती है। लेकिन थोड़ी ही देर में कार के सामने जेफरी आ जाता है। हार्पर उसे देखती नहीं और उसे उड़ाते हुए आगे जाने लगती है, लेकिन हार्पर के अंदर जो इंसानियत मौजूद है उसकी वजह से वो गाड़ी रोककर पीछे जेफरी को देखने चली गई। पर जेफरी तो नाटक कर रहा था बेहोश होने का, और अब हार्पर के आने पर वो तुरंत ही उठ जाता है और हार्पर को मारने लगता है। उसने तो अब हार्पर को वहीं छोड़ दिया और उसकी कार को लेके आगे जाने लगा। दरअसल वो कार टर्न लेके हार्पर को ठोकर मारने के लिए आ रहा होता है, इसीलिए हार्पर तुरंत ही अपने अपार्टमेंट के गार्डन में चली गई। जेफरी जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था वो कार को डायरेक्टली लाकर ठोक देता है। अब हार्पर के सामने कोई भी ऑप्शन नहीं था। उसके पास अब वही अनजान आदमी आता है जिसके पूरे चेहरे पर पेड़ उग गए थे, और फिर हमें दिखाया गया कि वो अनजान आदमी प्रेग्नेंट है, जिसके कुछ ही देर बाद वो अपने मेन ऑर्गन में से एक अच्छे बच्चे को जन्म देता है। फिर बाद में पता चला कि वो बच्चा भी प्रेग्नेंट है, जिसके बाद उस बच्चे के मेन पार्ट में से वो फादर बाहर निकलता है। हार्पर ये नहीं समझ पाती कि ये चीजें रियलिटी में हो रही हैं या फिर उसका सपना है। हार्पर भागते हुए घर के अंदर तो चली गई, लेकिन वो फादर उसके सामने भी आ जाता है। फादर के मुंह से तो अब जेफरी बाहर निकल रहा था और जेफरी के मुंह से जेम्स निकलता है। जेम्स तो एकदम शांति से आकर हार्पर के साइड में बैठ गया और उससे पूछने लगा कि आखिरकार तुम चाहती क्या थी। हार्पर के पास कुछ बोलने के लिए वर्ड्स ही नहीं थे, इसीलिए वो एकदम शांत से बैठी हुई होती है। तभी अचानक जेम्स जो काफी खतरनाक लुक दे रहा था वो कहता है कि मैंने तुमसे माफी भी मांगी, लेकिन तुमने मुझे बिल्कुल भी अपनाया नहीं। मैं सिर्फ तुमसे थोड़ा सा प्यार चाहता था और अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहता था, लेकिन फिर भी तुमने मुझे जाने दिया और सुसाइड करने पर मजबूर किया। मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था। हार्पर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो काफी ज्यादा रोने लग जाती है कि उसने ये गलती तो की है और उसकी सजा उसे अभी मिल रही है। अब हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि हार्पर अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। तभी वहां पर एंट्री होती है हार्पर की उस फ्रेंड की जिससे कि वो वीडियो कॉल पर बातें किया करती थी। एड्रेस मिलने के बाद वो उस जगह पर पहुंच जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि हार्पर की वो फ्रेंड भी प्रेग्नेंट है, यानी कि ये चीजें एक दूसरे से मिलती जा रही हैं और धीरे धीरे कनेक्ट होती जा रही हैं। दरअसल इस दिमाग चकरा देने वाली कहानी की सच्चाई तो ये है कि ये सारी चीजें जिससे कि हार्पर ने देखा था वो तो उसकी सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन थी। अपने हस्बैंड के मरने के बाद वो सारे ब्लेम अपने ऊपर लेती है, जिससे कि सोच रही थी कि ये चीजें सिर्फ और सिर्फ मेरे डिसीजन की वजह से हुआ है। एक और शॉकिंग बात निकल कर ये आती है कि हार्पर जब इस जगह पर एंजॉय करने के लिए आई थी और अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए आई थी तो उसे जितने भी लोग दिखाई दे रहे थे ऑलमोस्ट उनका चेहरा सेम होता है, और तो और उनकी मेंटालिटी भी एकदम जेम्स जैसी मिलती थी जिस तरीके से वो उसके साथ बिहेव करता था। शायद इसी बिहेवियर के कारण हार्पर पूरी तरीके से अपने हस्बैंड से परेशान हो गई और वो एक समय के बाद उससे दूर होना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर एक और बात निकल कर आती है कि हार्पर की वो फ्रेंड प्रेग्नेंट थी, तो फिर बाद में पता चला कि जेम्स खुद ही हार्पर के ऊपर चीट कर रहा था। हार्पर की बेस्ट फ्रेंड के पेट में जो बच्चा होता है वो और किसी का नहीं बल्कि जेम्स का ही था, और ये बातें कहीं न कहीं शायद हार्पर को भी पता चल गई थी और वो जेम्स को छोड़ना चाहती थी। पर जेम्स भी किसी भी तरीके से हार्पर को नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए वो काफी गुस्सा हो गया। उसे एक समय पर लगने लगा कि शायद मैं बहुत गलत कर रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ। इसी गिल्ट में ही उसने अपनी जान ले ली। हार्पर यहाँ पर कितनी भी कोशिश कर ले पर वो इन सारे ट्रॉमा से निकल ही नहीं पा रही थी। इसी वजह से उसे ऐसे ऐसे आदमियों के चेहरे दिखाई दे रहे होते हैं जो कि उसे स्टॉक कर रहे थे और मारने की कोशिश भी कर रहे थे। उस खतरनाक आदमी से लेकर वो छोटे बच्चे तक सारे के सारे उसकी इमेजिनेशन थी, जिसे कि उसने अपने हस्बैंड की बिहेवियर से पूरी तरीके से जोड़ लिया था। लेकिन फिर थोड़ी समय के अंदर हार्पर की फ्रेंड पास में आती है और वो भी काफी अजीब तरीके से बिहेव करने लगी। लेकिन अब अंत में एक और सवाल निकलता है कि आखिरकार ये चीजें
चीजें रियल हो गई तो क्या होता। यानी जेम्स जब मरा था तो उसकी आत्मा को अच्छे से शांति नहीं मिली और वो यहाँ पर बार बार हार्पर को मारने का ट्राई करता है अलग अलग काली शक्तियों की वजह से। ये सारी चीजें इस कहानी में रिवील नहीं की गई हैं, लेकिन इससे इतना तो पता चलता है कि हार्पर ने एक गलत डिसीजन लिया था और उसी की वजह से ये चीजें उसे दिखाई दे रही थी। अगर वो जेम्स की अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लेती और उसकी बात सुनती तो शायद जेम्स नहीं मरता और उसके साथ ये खतरनाक ट्रॉमा कभी नहीं होता। देखने से अब ऐसा लग रहा होता है कि हार्पर इस पूरी कंडीशन से बाहर नहीं निकल पाएगी और उसकी भी दिमागी हालत काफी खराब हो जाती है। यानी कि एक तरीके से हार्पर को अपने किए की सजा मिल ही गई जो वो अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं भूल सकती और हमारी भी कहानी इसी जगह पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।